हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो जिस तरह से आपको पता है हमारे पास यहाँ पे एडवांस जावास्क्रिप्ट की लेक्चर सीरीज चल रही है। तो आज की इस लेक्चर के अंदर हम बात करने वाले हैं प्योर एंड इम्प्योर फंक्शंस इन जावास्क्रिप्ट। भाई जब भी हम फंक्शंस की बात करते हैं तो उसके अंदर प्योर और इम्प्योर फंक्शंस का कॉन्सेप्ट यूज़ होता है। तो इंटरव्यू के हवाले से भी ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि प्योर और इम्प्योर फंक्शंस कौन से होते हैं। तो आपने मेक श्योर करना है कि इस वीडियो को एंड तक वॉच करना है ताकि आपको इसका कंप्लीट कॉन्सेप्ट समझ में आ सके। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लो। इसके साथ साथ बेल का आइकन भी प्रेस कर लो क्योंकि और भी बहुत सारी वीडियोस इस लेक्चर सीरीज के अंदर आने वाली हैं। तो मैं हूं आपका सर मोहम्मद आदिल और अब हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो भाई देखो, प्योर एंड इम्प्योर फंक्शंस इन जावास्क्रिप्ट क्या होते हैं। सबसे पहले इसको हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पे देखो क्या कह रहा है। इन जावास्क्रिप्ट प्योर एंड इम्प्योर फंक्शंस डिस्क्राइब whether a function has side effects and whether it always produces the same output for the same input। भाई देखो यहाँ पे दो बातें कर रहा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखो हमारे पास कॉन्सेप्ट भी दो है ना, एक प्योर फंक्शन है और एक इम्प्योर फंक्शन है। तो देखो पहली बात क्या कह रहा है कि ऐसा फंक्शन जिसके अंदर कुछ साइड इफेक्ट्स हों, मतलब कोई साइड इफेक्ट वो फंक्शन प्रोड्यूस करता हो तो उसको क्या कहा जाता है, ये अभी मैं आपको बताता हूँ। और दूसरी बात क्या कर रहा है यहाँ पे देखो, वेदर इट ऑलवेज प्रोड्यूसेस द सेम आउटपुट फॉर द सेम इनपुट। मतलब दूसरी बात में क्या कह रहा है कि वो फंक्शन हमेशा आपको सेम आउटपुट देगा जब भी आप उसको सेम इनपुट दोगे। ठीक हो गया। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट्स आते हैं हमारे पास प्योर और इम्प्योर फंक्शंस में, लेकिन हम इसको सेपरेटली डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि प्योर फंक्शंस क्या होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, अ प्योर फंक्शन ऑलवेज रिटर्न्स द सेम आउटपुट फॉर द सेम इनपुट्स। इसका मतलब प्योर फंक्शन आप उसे कह सकते हो जिसका जो आउटपुट है वो हमेशा सेम रहेगा अगर उसका इनपुट सेम रहेगा। ठीक है, इसका मतलब अगर आप उससे एक ऐसा इनपुट दे रहे हो, ठीक है, इसका मतलब उसको आप जो इनपुट दे रहे हो और हर दफा वो इनपुट देने पे वो आपको सेम आउटपुट ही देगा। फॉर एग्जाम्पल 2+2 ये एक इनपुट दे रहा हूं मैं, तो इसका आंसर हमेशा क्या आएगा, 4 ही आएगा। मतलब चाहे आप अपना फंक्शन जितनी दफा भी कॉल कर लो 2+2 के साथ, हमेशा आपको सेम आउटपुट ही मिलेगा 4। तो इस तरह के फंक्शंस होते हैं आपके पास प्योर फंक्शन। ठीक है, फिर इसका सेकंड पॉइंट देखो, डज नॉट मॉडिफाई एनीथिंग आउटसाइड इटसेल्फ। इसका मतलब ये जो प्योर फंक्शन होते हैं ये फंक्शन अपने आउटसाइड में किसी भी चीज को अपडेट नहीं करते, मॉडिफाई नहीं करते। इसका मतलब जो भी काम होता है वो इसी प्योर फंक्शन के अंदर ही होता है। प्योर फंक्शन से बाहर अगर कोई वेरिएबल्स वगैरह है तो वो अपडेट नहीं होते, मॉडिफाई नहीं होते। इसका मतलब है नो साइड इफेक्ट। क्यों? क्योंकि ये आउटसाइड फंक्शन के बाहर किसी भी चीज को मॉडिफाई नहीं करते, अपडेट नहीं करते, इसलिए यहां पे कह रहा है इसके कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं होते, मतलब नो साइड इफेक्ट्स। ठीक है, फिर आगे आ जाओ। यहां पे अब इसकी मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूं। ठीक है, यहां पे देखो, ठीक है, जिस तरह से यहां पे देखो मेरे पास यहां पे एक फंक्शन है और उस फंक्शन का नाम क्या है, यहां पे देखो ऐड। और ये जो ऐड का फंक्शन है ये दो पैरामीटर्स हमसे लेता है, एक ए है और एक बी है। और इस फंक्शन के अंदर क्या हो रहा है, यहां पे देखो जो भी हमने आर्ग्यूमेंट पास किया है ए और बी में, मैं उसको क्या करवा रहा हूं, सम करवा के, मतलब प्लस करवा के रिटर्न करवा रहा हूं। ठीक है, इसका मतलब जब मैं इस फंक्शन को इस तरह से कॉल करता हूं तो यहां पे देखो console.log के अंदर मैंने अपने इस ऐड के फंक्शन को कॉल किया और ये जो a इसका आर्ग्यूमेंट है इसके अंदर मैंने 2 पास किया और b के अंदर मैंने 3 पास किया। और फंक्शन क्या करेगा, इन दोनों का सम करके हमें रिटर्न करेगा। मतलब 2 और 3 का सम क्या होगा, 5 होगा। इसका मतलब अब जब जब मैं 2 और 3 दूंगा एज अ इनपुट तो हमेशा मुझे 5 ही रिजल्ट मिलेगा। मतलब सेम इनपुट का हमेशा मुझे सेम आउटपुट मिलेगा। किस तरह, यहाँ पे देखो अगर मैं इस फंक्शन को दोबारा कॉल करता हूँ और दोबारा मैं सेम पैरामीटर्स यहाँ पे इंसर्ट कर रहा हूँ, देख रहे हो, जो मैंने फर्स्ट टाइम कॉल किया था वही मैंने सेकंड टाइम यहाँ पे पास कर दिए 2 और 3। तो अब भी देखो मुझे जो आउटपुट है वो सेम मिल रहा है। इसका मतलब सेम इनपुट का सेम आउटपुट, ऐसे फंक्शंस को हम कहते हैं प्योर फंक्शंस। ठीक है, तो यहाँ पे देखो यही बता रहा है, दिस इज प्योर फंक्शन बिकॉज 2+3 विल ऑलवेज बी 5। मतलब 2 और 3 हमेशा आपके पास 5 ही होंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखो एक दूसरी बात कर रहा है, यहाँ पे कह रहा है इट डजंट चेंज एक्सटर्नल वेरिएबल्स और स्टेट। इसका मतलब ये जो फंक्शन है अगर इस फंक्शन के बाहर कोई वेरिएबल्स वगैरह बने हुए हैं
तो ये फंक्शन उन वेरिएबल्स को अपडेट या मॉडिफाई नहीं करेगा। तो ऐसे फंक्शंस भी आपके पास कौन से फंक्शंस होते हैं? प्योर फंक्शंस होते हैं, ठीक है। तो ये दो बातें आपने यहाँ पे याद रखनी है, ठीक है। फिर आगे आ जाओ। अब यहाँ पे देखो बात कर रहा है इम्प्योर फंक्शंस की, ठीक है। तो इम्प्योर फंक्शंस के बारे में क्या कह रहा है यहाँ पे देखो, पहला पॉइंट, चेंजेस एक्सटर्नल स्टेट। इसका मतलब ये जो इम्प्योर फंक्शंस होते हैं ये अपने फंक्शन के बाहर के जो वेरिएबल्स होते हैं, उस फंक्शन के आउटसाइड जो वेरिएबल्स होते हैं उसको अपडेट करते हैं, ठीक है। एक तो ये पॉइंट हो गया। फिर यहां पे देखो दूसरे पॉइंट में क्या कह रहा है, डिपेंड्स ऑन एक्सटर्नल वैल्यूज दैट मे चेंज। मतलब ये जो फंक्शंस होते हैं ये एक्सटर्नल वैल्यूज मतलब एक्सटर्नल वेरिएबल्स के ऊपर भी डिपेंडेंट होते हैं। और जो एक्सटर्नल वेरिएबल्स होते हैं, एक्सटर्नल वैल्यूज होते हैं, वो चेंज भी हो सकते हैं, जिसका इफेक्ट इन फंक्शन के ऊपर भी पड़ता है, ठीक है। तो यहां पे देखो ऐसा फंक्शन जो साइड इफेक्ट्स क्रिएट करते हैं। साइड इफेक्ट्स का मतलब ऐसे फंक्शन जो अपने आउटसाइड में भी वेरिएबल्स को अपडेट कर देते हैं, मॉडिफाई कर देते हैं, इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं साइड इफेक्ट्स। जिस तरह प्योर फंक्शन में क्या हो रहा था कि वो अपने फंक्शन के आउटसाइड में कोई भी चीज अपडेट या मॉडिफाई नहीं कर रहे थे, तो वहां पे हम कह रहे थे नो साइड इफेक्ट्स। लेकिन इम्प्योर फंक्शन क्या करता है, अपने फंक्शन के बाहर की वेरिएबल्स, बाहर की वैल्यूज को भी क्या कर देता है, अपडेट कर देता है। इसलिए हम यहाँ पे कह रहे हैं कि ये साइड इफेक्ट जनरेट करता है, ठीक है। सही है। यहाँ पे देखो इसकी एक एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे करवाता हूँ तो और अच्छे समझ में आएगा। यहाँ पे देखो मैंने एक वेरिएबल बनाया यहाँ पे लेट को यूज करके एक वेरिएबल बनाया टोटल, और इसके अंदर क्या इनिशियलाइज कर दिया 0। और फिर यहाँ पे देखो मैंने एक फंक्शन बनाया जिसका मैंने नाम क्या रखा, ऐड टू टोटल। और ये फंक्शन एक पैरामीटर एक्सेप्ट करता है नम के नाम से। और अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, इस टोटल के अंदर, इस टोटल वेरिएबल के अंदर नम को प्लस करवा रहा हूँ, ठीक है। इसका मतलब नम के अंदर जो भी वैल्यू आएगी वो हमारे टोटल के साथ क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, और फिर टोटल में ही स्टोर हो जाएगी। तो अब यहाँ पे देखो मैं इस ऐड टू टोटल के फंक्शन को कॉल कर रहा हूं और इसके अंदर मैं क्या पास कर रहा हूं, 5। इसका मतलब ये जो 5 है ये कहां पे जाके स्टोर हो जाएगा, हमारे इस नम के वेरिएबल के अंदर। तो याद रखना देखो टोटल में अभी क्या है 0, और नम के अंदर मैंने यहां पे क्या पास कर दिया, 5। इसका मतलब 5 को जब मैं टोटल के साथ प्लस करवाऊंगा तो हमें क्या रिजल्ट मिलना चाहिए, हमें रिजल्ट मिलना चाहिए 5। तो यहां पे देखो जब मैं टोटल को वेरिएबल को यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करवा रहा हूं तो हमें क्या रिजल्ट मिल रहा है, 5। इसका मतलब देखो टोटल जो वेरिएबल था वो आउटसाइड में था, लेकिन इस फंक्शन ने क्या किया कि आउटसाइड वेरिएबल को, आउटसाइड स्टेट को क्या कर दिया, उसने अपडेट कर दिया, मॉडिफाई कर दिया, ठीक है। तो यहां पे देखो क्या कह रहा है, दिस इज इम्प्योर फंक्शन बिकॉज इट चेंजेस द एक्सटर्नल वेरिएबल टोटल। मतलब ये वाला जो फंक्शन है ऐड टू टोटल, इसको मैं इम्प्योर फंक्शन कह रहा हूं। क्यों? क्योंकि इसने क्या किया, ये जो टोटल वेरिएबल था ना, जो कि एक्सटर्नल वेरिएबल था, मतलब इस फंक्शन के आउटसाइड डिक्लेयर हुआ था, उसने इसको क्या कर दिया, चेंज कर दिया, मॉडिफाई कर दिया, ठीक है। यही एग्जाम्पल अगर मैं आपको VS कोड में करके दिखाऊं तो यहाँ पे आ जाओ, ठीक है। यहाँ पे देखो मैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड में आ चुका हूँ और यहाँ पे देखो मैंने एक फोल्डर ओपन किया हुआ है JS_demo के नाम से, और उसके अंदर मैंने एक फाइल बनाई हुई है जावास्क्रिप्ट की app.js, ठीक है। तो उसको मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे देखो मैं टोटल के नाम से एक वेरिएबल बनाता हूँ और इसके अंदर मैं इनिशियलाइज कर देता हूँ 0, ठीक है। और अब यहाँ पे मैं एक फंक्शन बनाता हूँ जावास्क्रिप्ट का और इसका मैं नाम रखता हूँ यहाँ पे ऐड टू टोटल, ठीक है। और ये जो फंक्शन है ये हमारे पास क्या एक्सेप्ट करेगा, एक पैरामीटर नम के नाम से, और इसके अंदर यहाँ पे देखो मैं क्या कर रहा हूँ, टोटल इज इक्वल टू टोटल प्लस नम, ठीक है। मतलब देखो नम के अंदर जो भी यहाँ पे वैल्यू आएगी वो टोटल के साथ सम होके टोटल को ही दोबारा असाइन हो जाएगा, ठीक हो गया। तो अब देखो यहाँ पे मैं इस फंक्शन को कॉल करता हूँ, ठीक है, ऐड टू टोटल, ठीक है। और इसके अंदर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ 5, ठीक है। तो ये 5 कहाँ पे जाके स्टोर होगा, इस नम के वेरिएबल में जाके स्टोर होगा। मतलब नम के अंदर यहाँ पे क्या है 5 और टोटल के अंदर यहाँ पे क्या है, टॉप पे देखो 0। तो जब मैं 0 और 5 को प्लस करूंगा तो टोटल में क्या चला जाएगा, 5 चला जाएगा। और अब अगर मैं यहाँ पे इस फंक्शन के नीचे यहाँ पे देखो, अगर मैं ये टोटल का वेरिएबल यहाँ पे कॉल करके इसको प्रिंट करवाऊं तो मुझे यहाँ पे क्या रिजल्ट मिलेगा, मुझे यहाँ पे रिजल्ट मिलेगा 5, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आके मैं इसको रन करता हूँ तो आप इसका रिजल्ट देखना, ये देखो क्या हमें रिजल्ट मिल रहा है, 5 रिजल्ट मिल रहा है, ठीक है। ये वही रिजल्ट है जो मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था, देख रहे हो। फिर यहाँ पे देखो इसी का एक दूसरा पॉइंट है, और वो दूसरा पॉइंट पीछे मैंने आपको समझाया था। यहाँ पे देखो ये सेकंड पॉइंट देखो,
पहला पॉइंट तो समझ में आ गया, चेंजेस एक्सटर्नल स्टेट। एक्सटर्नल स्टेट में यहाँ पे किसको कह रहा हूँ, इस टोटल को। इस फंक्शन ने हमारे इस एक्सटर्नल वेरिएबल को चेंज कर दिया था ना, तो तभी जब मैंने यहाँ पे इसका रिजल्ट देखा था तो रिजल्ट हमें चेंज मिल रहा था। मतलब फर्स्ट टाइम टोटल में 0 था, लेकिन यहाँ पे जब मैंने इसका रिजल्ट एक्सेस किया तो हमें 5 रिजल्ट मिल रहा था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, डिपेंड्स ऑन एक्सटर्नल वैल्यूज दैट मे चेंज। मतलब ये वाला जो फंक्शन है ये इस एक्सटर्नल वैल्यू के ऊपर, एक्सटर्नल वेरिएबल के ऊपर डिपेंड करता है। इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू चेंज कर दूं, ठीक है, देखो पहले 0 था, अगर मैं इसकी वैल्यू यहाँ पे 10 कर दूं तो अब हमें ये फंक्शन क्या रिजल्ट प्रिंट करके देगा। मतलब देखो नम के अंदर 5 है और टोटल के अंदर 10 है, तो 10 + 5 करोगे तो टोटल के अंदर क्या आ जाएगा 15। और यहाँ पे जब मैं इसको एक्सेस करूंगा तो हमें क्या रिजल्ट मिल जाएगा, यहाँ पे देखो मैंने रन किया, क्या रिजल्ट मिल रहा है 15, ठीक है। तो यही चीज यहाँ पे कह रहा है कि ये जो फंक्शन होते हैं एक्सटर्नल वैल्यूज के ऊपर डिपेंड करते हैं और वो वैल्यू चेंज भी हो सकती हैं, ठीक हो गया। तो ये तो इसका एक पॉइंट हो गया जो मैंने आपको यहाँ पे इस एग्जाम्पल की मदद से समझाया, ठीक है। अब आ जाओ इसका एक दूसरा कॉन्सेप्ट भी है इम्प्योर फंक्शंस का, ठीक है। और वो क्या होता है, यहाँ पे देखो यूजिंग रैंडमनेस। रैंडमनेस का क्या मतलब है भाई, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं इसकी एक एग्जाम्पल करके दिखाता हूँ, ठीक है। इस कोड को मैं यहाँ से कमेंट आउट करता हूँ, ठीक है, कमेंट आउट करता हूँ। भाई देखो प्योर फंक्शंस में हमने क्या देखा था, सेम इनपुट का क्या होता है, सेम आउटपुट होता है, ठीक है। सेम इनपुट का सेम आउटपुट होता है और ये किस में होता है, ये होता है हमारे पास प्योर फंक्शंस के अंदर, ठीक है। लेकिन इम्प्योर के अंदर ऐसा नहीं होता, ठीक है। इम्प्योर के अंदर क्या होता है, ये देखो इम्प्योर के अंदर, यहाँ पे देखो मैं लिख के बता देता हूँ आपको, ठीक है। इम्प्योर के अंदर क्या होता है, सेम इनपुट होता है लेकिन डिफरेंट आउटपुट मिलता है। मतलब आप जब जब इस फंक्शन को कॉल करोगे सेम इनपुट के साथ तो तब आपको ये डिफरेंट आउटपुट ही देगा, ठीक है। तो इसकी एक एग्जांपल आपको करवाता हूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं एक फंक्शन बनाता हूँ, ठीक है। और इस फंक्शन का नाम मैं यहाँ पे रखता हूँ गेट रैंडम नंबर, ठीक है। गेट रैंडम नंबर, यहाँ पे मैं इसको यूज़ करता हूँ और इसके अंदर यहाँ पे देखो मैं रिटर्न करवाता हूँ। हमारे पास जावास्क्रिप्ट की एक लाइब्रेरी होती है मैथ, उसका एक फंक्शन है जिसका नाम है रैंडम, ठीक है। अभी जो रैंडम फंक्शन है ना, ये हर दफ़ा जब जब आप इस फंक्शन को कॉल करोगे ये हर दफ़ा आपको एक डिफरेंट, एक यूनिक नंबर जनरेट करके देता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैं इस फंक्शन को यहाँ पे कॉल करता हूँ, ठीक है। कौन सा, ये वाला गेट रैंडम नंबर, सही है। इसको मैं कॉल करता हूँ, लेकिन चूंकि मैं इस फंक्शन के अंदर रिटर्न कर रहा हूँ तो इसको मुझे रखना पड़ेगा console.log के अंदर ताकि मैं इसका रिजल्ट देख सकूं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आके मैं इसको रन करता हूँ, आप रिजल्ट देखना। ये देखो ये रिजल्ट आपको दिखा रहा है 0.045, मतलब डेसिमल पॉइंट्स के अंदर आपको ये इसका रिजल्ट दिखा रहा है। अगर मैं इसी फंक्शन को दोबारा से कॉल करता हूँ, ठीक है, तो ये देखो नीचे आओ, अब देखो नंबर चेंज हो गया। दोबारा से रन करो, ठीक है, नीचे आओ, ये देखो नंबर चेंज हो गया। लेकिन भाई देखो मैंने यहाँ पे क्या बात की थी, सेम इनपुट बट डिफरेंट आउटपुट। मतलब यहाँ पे देखो इनपुट में मैं क्या दे रहा हूँ, 0 पैरामीटर्स। तो हर दफा जब मैं इसको 0 पैरामीटर्स दे रहा हूँ तो ये मुझे डिफरेंट आउटपुट दिखा रहा है, सही है। इसको थोड़ा सा और क्लियर तौर पे समझाने के लिए यहाँ पे देखो मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ कि जो गेट रैंडम नंबर वाला फंक्शन है ना, ये एक पैरामीटर लेगा नम, और इसको मैं यहाँ पे देखो मैथ डॉट रैंडम मल्टीप्लाई बाय नम, ठीक है। मतलब मैं एक स्पेसिफिक रेंज के बिटवीन यूनिक नंबर्स लेना चाह रहा हूँ, ठीक है। मतलब देखो यहाँ पे मैं कहता हूँ फॉर एग्जाम्पल 10, ठीक है। मतलब देखो गेट रैंडम नंबर को जब मैं कॉल कर रहा हूँ तो मैंने इसके अंदर क्या पास किया, 10। ये 10 कहाँ पे जाके स्टोर होगा, नम के अंदर। और मैथ डॉट रैंडम जो भी हमें जनरेट करके देगा उसको मैं 10 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो इससे हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, इससे हमें समझ लो 0 से लेके 10 के अंदर तक के ही यूनिक नंबर्स मिलेंगे, ठीक है। देखो मैं दोबारा यहाँ पे इसको रन करता हूँ। मतलब देखो अब मेरा इनपुट सेम रहेगा 10, लेकिन यहाँ पे जो नीचे नंबर्स हैं वो नंबर्स आपको डिफरेंट देखने को मिलेंगे, मतलब आउटपुट डिफरेंट देखने को मिलेगा, ठीक है। देखो मैं यहाँ पे रन करता हूँ, ठीक है, रन करते हैं तो यहाँ पे रिजल्ट देखना आप, ये देखो आपको रिजल्ट क्या मिल रहा है, 6.83, देख रहे हो। मैं दोबारा यहाँ पे रन करता हूँ, आप रिजल्ट देखना, ठीक है। रन किया, नीचे आओ, अब देखो अब आपको दिखा रहा है 4.3। दोबारा रन करो, आपको ये डिफरेंट रिजल्ट देगा, देख रहे हो 9.8। मतलब इनपुट सेम है लेकिन आपके पास आउटपुट हमेशा डिफरेंट मिल रहा है। इसको हम कहते हैं इम्प्योर फंक्शन, ठीक है। तो ये एक इम्प्योर फंक्शन की मैंने एग्जाम्पल आपको यहाँ पे दिखाई, ठीक है, यही वाली देख रहे हो।
दिस इज इम्प्योर फंक्शन बिकॉज सेम इनपुट गिव्स डिफरेंट आउटपुट ईच टाइम, मतलब हर दफा आपको सेम इनपुट देने पे डिफरेंट आउटपुट ही मिलेगा, ठीक है। अब यहां पे देखो साइड इफेक्ट्स इन जावास्क्रिप्ट, मैंने साइड इफेक्ट का जिक्र किया था ना इम्प्योर फंक्शन के अंदर, जो कि आउटसाइड किसी वेरिएबल को वैल्यू को चेंज कर देते हैं, वो साइड इफेक्ट्स होते हैं। लेकिन भाई देखो साइड इफेक्ट्स और भी बहुत सारे हैं, ठीक है। यहां पे देखो क्या कह रहा है, कॉमन साइड इफेक्ट्स इंक्लूड, साइड इफेक्ट्स कौन कौन से हो सकते हैं, यहां पे देखो मॉडिफाइंग वेरिएबल्स आउटसाइड द फंक्शन, ये जो मैंने अभी करके दिखाया इसको भी हम साइड इफेक्ट कहेंगे। फिर यहां पे देखो चेंजिंग ऑब्जेक्ट्स एरेस, मतलब अगर ऑब्जेक्ट्स एरेस भी आपके पास चेंज हो रहे हैं तो वो भी साइड इफेक्ट्स कहलाते हैं। फिर यहां पे देखो डॉम मैनिपुलेशन, अगर आपने जावास्क्रिप्ट के अंदर डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल का कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है तो आपको ये डॉम मैनिपुलेशन के बारे में पता होगा। तो अगर किसी फंक्शन के अंदर डॉम मैनिपुलेशन हो रही है तो वो भी साइड इफेक्ट कहलाता है, ठीक है। एपीआई कॉल्स हो रही है वो भी साइड इफेक्ट है। डेटाबेस ऑपरेशंस हो रहे हैं, मतलब इंसर्ट अपडेट डिलीट या रीड के कोई ऑपरेशंस हो रहे हैं तो वो भी साइड इफेक्ट्स कहलाते हैं, ठीक है। फिर रीडिंग करंट टाइम डेट डॉट नाउ, मतलब डेट का एक लाइब्रेरी है, उसका नाउ एक फंक्शन है और ये हर दफा आपको डिफरेंट आउटपुट देता है, इसका मतलब ये भी एक साइड इफेक्ट है। फिर यहाँ पे देखो रैंडम नंबर, जो अभी हमने करके भी देखा प्रैक्टिकली, मैथ डॉट रैंडम, मतलब जो आप इसको सेम इनपुट दोगे हमेशा आपको डिफरेंट आउटपुट देगा, ठीक है। तो ये कुछ टाइप्स हैं किसकी, साइड इफेक्ट्स की, ठीक है। अब यहाँ पे देखो प्योर वर्सेस इम्प्योर फंक्शन को मैं एक डिफरेंशिएट से यहाँ पे समराइज करूंगा, यहाँ पे देखो, ठीक है। देखो पहले फीचर है और फिर प्योर फंक्शन में क्या होता है, इम्प्योर फंक्शन में क्या होता है, उसका डिफरेंशिएट है। यहाँ पे देखो सेम इनपुट दोगे तो सेम आउटपुट होगा, ऐसा प्योर फंक्शन में होता है लेकिन इम्प्योर फंक्शन में नहीं होता, ठीक है। फिर देखो चेंजेस एक्सटर्नल स्टेट, ऐसा प्योर फंक्शन के अंदर नहीं होता लेकिन इम्प्योर फंक्शंस के अंदर होता है, यह भी मैंने आपको प्रैक्टिकल भी करके दिखाया। फिर देखो प्रिडिक्टेबल, मतलब प्योर फंक्शंस को हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि उसका क्या आउटपुट आएगा, लेकिन इम्प्योर फंक्शन को हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते क्योंकि उसका आउटपुट हर इनपुट देने के ऊपर डिफरेंट हो सकता है, ठीक है। फिर देखो इजी टू टेस्ट, इजी टू टेस्ट कौन सा होता है, प्योर फंक्शन, मतलब उसको टेस्ट करना आसान होता है क्योंकि हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि इसका जो आउटपुट है वो क्या होगा। इम्प्योर फंक्शन थोड़ा सा मुश्किल होता है टेस्ट करने के हवाले से, ठीक है। और फिर देखो हैज साइड इफेक्ट, साइड इफेक्ट्स किसके अंदर होते हैं, इम्प्योर फंक्शन के अंदर होते हैं, प्योर फंक्शंस के अंदर साइड इफेक्ट्स नहीं होते, ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है हमारे पास प्योर वर्सेस इम्प्योर फंक्शन, ठीक हो गया। तो भाई देखो लेक्चर को वाइंड अप करने से पहले एक क्विक रूल मैं आपको यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ, जब भी हम प्योर इम्प्योर के साथ काम करते हैं तो यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, अगर एक फंक्शन ओनली यूजेस इट्स पैरामीटर, इसका मतलब अगर वो अपने ही पैरामीटर्स को यूज कर रहा है और इसके साथ साथ अगर कोई वैल्यू रिटर्न कर रहा है और अगर वो आउटसाइड में कोई किसी भी वेरिएबल को या किसी भी स्टेट को चेंज नहीं कर रहा, तो ऐसा फंक्शन कौन सा होगा आपके पास, प्योर फंक्शन होगा। मतलब जो पैरामीटर्स फंक्शन के अंदर डिक्लेयर हुए हैं वो उसी को यूज कर रहा है, मतलब आउटसाइड किसी को यूज नहीं कर रहा, किसी वेरिएबल को वैल्यू रिटर्न कर रहा है और आउटसाइड अपने फंक्शन के बाहर किसी चीज को मॉडिफाई नहीं कर रहा, तो वो प्योर फंक्शन कहलाएगा, ठीक है। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट था प्योर एंड इम्प्योर फंक्शंस इन जावास्क्रिप्ट, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा लेक्चर हो गया वाइंड अप। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करके जाना, इसके साथ साथ बेल का आइकन भी प्रेस करना क्योंकि और भी बहुत सारी वीडियोस इस लेक्चर सीरीज के अंदर आने वाली हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरा चैनल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।